नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो फर्स्ट चैप्टर को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड चैप्टर। तो सबसे पहले आप वही टाइमलाइन दोबारा देखो एक बार कि 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व में क्या था, हड़प्पा सभ्यता थी। उसके बाद क्या हुआ, वैदिक टाइम आया। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो एक शहरी सभ्यता थी। जितने भी लोग थे सारे शहरी थे। बड़े बड़े नगर मिले उस टाइम पे, बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ मिली मोहनजोदड़ो जैसी। तो हमने क्या पढ़ा था कि 5000 साल पहले क्या था, बहुत बड़ी बड़ी सभ्यताएं थी। फिर हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ था। तो जब हड़प्पा सभ्यता खत्म हुई उसके बाद शुरू हुआ हमारा वैदिक टाइम। और आप ये देखो कि पहले तो थी शहरी सभ्यता, उसके बाद क्या आया, बिल्कुल ग्रामीण सभ्यता। तो जितना भी ये वैदिक युग था हमारा 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक का, इस टाइम पे हमें कोई बड़ी सिटी नहीं मिली। पहले तो हड़प्पा जैसी बड़ी बड़ी सिटीज थी, उसके बाद पूरे वैदिक टाइम पे गांव ही गांव मिले हैं। कोई सिटी, कोई बड़ा शहर, कोई बड़ी बिल्डिंग, कुछ नहीं मिला हमें। सिर्फ ऐसे लोग मिले हैं जो कि केवल गाय भैंस चराते थे और यही उनके व्यवसाय थे। तो जितना भी हमारा वैदिक टाइम है, इस टाइम पे हमें कोई शहर का नामो निशान तक देखने को नहीं मिला। और सारे के सारे लोग या तो गडरिये थे या अपना खेती कर ली, ऐसे ही कबीलों में बटे हुए लोग थे और खेती पशुपालन ही इनका मेन व्यवसाय था। तो पहले था हड़प्पा, पूरी शहरी सभ्यता। उसके बाद क्या हुआ, 200-300 साल का कुछ पता ही नहीं चला क्या कुछ सिस्टम था सारा। उसके बाद आया वैदिक टाइम। वैदिक टाइम जो है पूरा ग्रामीण सभ्यता, खेती करना, गाय भैंस पालना, ये उनके काम थे। तो ये सारा हमारा गया वैदिक युग। उसके बाद क्या हुआ, वैदिक युग जब खत्म होने वाला था तो एक नया मेटल मिला, वो था लोहा। अब लोहे के मिलने से क्या हुआ, जो खेती थी उसमें सुधार हुआ और जो हथियार थे उनमें भी सुधार हुआ। अब लोहे जितना हार्ड मटेरियल पहले नहीं था इनके पास। तो जब लोहा आया तो एक तो हल जो होता है उसको लोहे का बनाने लगे। अब हल लोहे का बनेगा तो जमीन को ज़्यादा अंदर तक खोद पाएगा। उसकी वजह से क्या हुआ, जो खेती की पैदावार थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ी। और खेती बढ़ते ही क्या होगा, पैसा आएगा। तो जितने भी लोग थे, जो कृषक थे, जो कबीलों में बटे हुए थे छोटे छोटे, जो केवल गाय भैंस चराते थे, उनके पास आने लगा पैसा। अब पैसा आने लगा और खेती करने लगे और पैसा आने लगा। ऐसे ही कर करके जो ये छोटे छोटे कबीले थे ये बहुत बड़े बड़े कबीले बनने लगे। तो बड़े बड़े कबीले जब ये बनने लगे तो इन्होंने शुरू कर दिया आपस में एक दूसरे पर अटैक करना। और देखते ही देखते क्या हुआ, अब लोहे से खेती तो बढ़ ही रही थी, साथ साथ जो औजार थे वो भी अत्याधुनिक होते चले गए। तो अब क्या होने लगा, जो ये छोटे छोटे कबीले थे ये बड़े बड़े नगर बनने लगे। और ऐसे ही समय बीतता गया और देखते ही देखते क्या हुआ, पूरे देश में 16 ऐसी जगह बन गई जहां पर जो ये छोटे कबीले हुआ करते थे अब कबीले नहीं रहे बल्कि नए राज्य खड़े हो गए। और इन्हीं 16 जगह को हम कहते हैं 16 महाजनपद। तो ये जो हमारा चैप्टर है ये है हमारा महाजनपद काल, यानी 600 ईस्वी पूर्व से लेकर जो आने वाला समय है वो सारे समय में कौन कौन राजा हुए, किस किस तरीके से कृषि वगैरह थी, ये सारा हमें पढ़ना है। तो समझ लेते हैं कि महाजनपद का मतलब क्या है। जन का मतलब है लोग, पद का मतलब है पैर। तो सीधी सी बात है, जहां पर लोगों ने पैर रखे वो जगह बन गई जनपद। जनपद यानी कि जहां पर लोगों ने रहना शुरू किया। अब जो ये जनपद थी, पहले तो मैंने आपको बताया कि कबीले थे वो छोटे छोटे थे, तो जनपद पहले छोटी छोटी थी। पर जैसे ही लोहे का आविष्कार हुआ, हथियार और खेती में बढ़ोतरी हुई, तो ये जो जनपद थी ये बनने लगी महाजनपद। तो जो वो 16 जगह मैंने बताई थी, ऐसे ही भारत में 16 जगह पर ये जो जनपद थी ये बड़ी हुई और क्या बन गई, महाजनपद। अब देखते हैं इन महाजनपदों में सबसे मेन जनपद कौन सी थी और इनमें कौन कौन से राजा हुए। तो इन 16 महाजनपदों में जो सबसे बड़ी जनपद निकल कर आई, यानी मैंने क्या बताया कि छोटे कबीले बड़े पावरफुल हुए। अब उन बड़े जो हुए थे वो सारे, उनमें से भी कोई ना कोई सबसे ज्यादा पावरफुल होगा और वो थी मगध। तो मगध जो 16 जनपद है इनमें सबसे ज्यादा पावरफुल हुई। और हमें अब पढ़ना है कि मगध में कौन कौन से राजाओं ने राज किया है। तो सबसे पहला जो राजवंश आया मगध में वह था हर्यक वंश। उसके बाद जो दूसरा राजवंश आया वह था शिशुनाग वंश। और तीसरा राजवंश जो आया वह था नंद वंश। उसके बाद मौर्य राजा आए। तो आप इसको ऐसे याद रखें कि हरा नाग नींद में मारा, हरा नाग नींद में मारा, है से हर्यक, नाग से
शिशुनाग, नींद से नंद वंश और मारा से है मौर्य। तो इस तरीके से आप याद रखें, हरा नाग नींद में मारा यानी कि हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य। तो ये चारों राजवंश आप याद रखें। अब बिल्कुल लाइन से देखते हैं, सबसे पहला कौन सा राजवंश है? हर्यक राजवंश। हर्यक राजवंश में जो सबसे पहला राजा हुआ वह था बिंबिसार। बिंदुसार नहीं कहा मैंने कहा है बिंबिसार, क्योंकि बिंदुसार नाम का एक और राजा आने वाला है, तो आप कंफ्यूज ना करें। सबसे पहला कौन सा है? बिंबिसार, ना कि बिंदुसार। तो पहला राजा कौन हुआ? बिंबिसार। अब हर्यक वंश का राज चल रहा है, सबसे पहला राजा कौन है? बिंबिसार। अब बिंबिसार का जो बेटा था उसका नाम था अजातशत्रु, और अजातशत्रु का जो बेटा था उसका नाम था उदयन। अब तीनों बाप बेटे की कहानी सुनो आप। जो पहला था बिंबिसार, उसको मार दिया उसके बेटे ने, यानी अजातशत्रु ने किसको मारा? अपने पिता को मारा। उसके बाद आने वाले टाइम पे क्या हुआ, जब अजातशत्रु बूढ़ा हो चुका था तो ऐसा ही बिल्कुल सेम उसके साथ भी हुआ। उसका जो बेटा था उदयन, उसने किसको मार दिया? अजातशत्रु को। तो क्या हुआ? अजातशत्रु ने मारा अपने पापा को और अजातशत्रु को मारा उसके बेटे ने। तो ऐसे करके तीनों की जो मौत हुई है वो ऐसे ही हुई है, उसके बेटे ने उसको मारा, उसके बेटे ने उसको मारा। अब जो इनका आखिरी राजा था वो था नागदशक, और नागदशक को मारा उसके सेनापति ने। अब यहां से हमारा दूसरे वंश की शुरुआत हुई। पहला वंश हो गया खत्म, उसका नाम था हर्यक वंश। कौन कौन राजा हुए? पहला बिंबिसार, फिर अजातशत्रु, उसके बाद आया उदयन, उदयन के बाद नागदशक। आप नागदशक का नाम बेशक याद ना रखें, पर ऊपर के तीन नाम आप अच्छे से याद रखें। सबसे मेन तो आपको याद रखना है बिंबिसार और अजातशत्रु। तो पहला राजवंश हुआ हमारा ये। उसके बाद मैंने बताया कि जो आखिरी राजा था इनका, उसको मार दिया इनके सेनापति ने ही। तो इस वजह से क्या हुआ, अब एक नया राजवंश आया और उस वंश का नाम था शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश में पहला राजा कौन है? शिशुनाग ही है। हमें सिर्फ यही जानना है कि पहला राजा कौन है। तो पहला वंश हर्यक वंश, दूसरा वंश हमारा आया शिशुनाग वंश। अब शिशुनाग वंश के बाद जो तीसरा वंश आया वो था हमारा नंद वंश। नंद वंश का जो पहला राजा हुआ वो है महापद्मानंद, और इसका जो आखिरी राजा हुआ वो है धनानंद। अब धनानंद जो राजा है ये बड़ा ही घमंडी था, क्रूर था, और मतलब जैसे राजा होता है विलासी राजा था बहुत। ये मतलब जैसे अपने ही घमंड में रहने वाला और किसी की नहीं सुनता था, ऐसा ही था बिल्कुल धनानंद। इसके टाइम पर इसका साम्राज्य इतना बड़ा हो चुका था कि कोई भी इसकी टक्कर लेने की सोच भी नहीं सकता था। सिकंदर का नाम आपने सुना है, सिकंदर द महान। तो सिकंदर जो है, द ग्रेट सिकंदर, अलेक्जेंडर जिसे कहते हैं, जो कि पूरी दुनिया को जीत चुका था, वो भी मगध साम्राज्य पर अटैक नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि ये नंदों का जब राज चल रहा था उस टाइम पर वो भारत में आया था, और इनकी सेना इतनी बड़ी थी कि कोई भी इन पर आक्रमण करने की सोचता तक नहीं था। तो इतना बड़ा साम्राज्य था, फिर भी कोई दूसरा राजा आकर इसको मारेगा। अब यहीं से है हमारी स्टोरी मेन। तो जो ये हमने पढ़ा कि जो ये लास्ट वाला राजा है धनानंद, ये बहुत ही ज्यादा क्या है? घमंडी है, और राजपाट में बिल्कुल विलीन हो चुका है। सारे ऐशो आराम में जीवन बिताता है, राजपाट पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो इसके दरबार में एक पंडित हुआ करता था जिसका नाम आप सबने सुना है, चाणक्य। तो चाणक्य नाम का पंडित जो था वो धनानंद के दरबार में ही था। एक बार धनानंद ने एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाने की बात कही, तो उसका जो पंडित था चाणक्य, उसने कहा कि इस यज्ञ को मैं करवाऊंगा। उस टाइम पर चाणक्य की एज छोटी ही थी, तो जो ये धनानंद था ये हंसने लगा कि इतना बड़ा यज्ञ है तू कैसे कराएगा, एक छोटा सा पंडित है, तो तेरे को कुछ आता जाता है भी या नहीं, कुछ नॉलेज है भी तेरे को? ऐसे करके बहुत बेइज्जत किया इन्होंने चाणक्य को, और भरी सभा में उनकी चोटी पकड़कर उनका मजाक उड़ाया। तो इससे बड़ी बेइज्जती चाणक्य के लिए और कोई हो ही नहीं सकती थी। उसी दिन चाणक्य ने प्रण किया कि ये जो तेरा बड़ा साम्राज्य है ना, इसका मैं पूरा विनाश कर दूंगा, और धनानंद साम्राज्य यानी जो नंदों का पूरा साम्राज्य है उसको मिटाने की ठान ली, और वहीं से चाणक्य निकल लिए अपने खोज में। तो उसके बाद वो ऐसे ही घूमते फिरते उन्हें एक लड़का दिखा जो कि एक नाटक कर रहा था। उस नाटक में क्या हुआ, उस लड़के को देखकर चाणक्य को लगा कि ये लड़का राजा बनने की सारी काबिलियत रखता है, और उस लड़के ने उनकी माता पिता से उस लड़के को खरीद लिया और उसको अपने साथ ले आए तक्षशिला में। तक्षशिला में उन्हें बहुत अच्छे तरीके से शिक्षा दी गई, बहुत सालों तक शिक्षा दी गई। और जो छोटा सा लड़का था वो जब लड़का बड़ा हुआ तब तक चाणक्य प्लानिंग ही करते रहे थे कि किस तरीके से मैं नंद वंश को खत्म करूंगा। उसके बाद
जो वो लड़का था वो बना भारत का सबसे महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर नंद साम्राज्य को खत्म कर दिया। तो अब हमारा नया कौन सा साम्राज्य आया? मौर्य साम्राज्य। तो अब शुरू से देख लो इन सभी साम्राज्यों को। सबसे पहले था हर्यक, उसके बाद था हमारा शिशुनाग, उसके बाद था हमारा नंद साम्राज्य और उसके बाद हमारा आया मौर्य साम्राज्य। तो हरा नाग नींद में मारा, ऐसे शॉर्टकट ट्रिक बना के भी आप इसे याद कर सकते हो। तो मौर्य वंश का जो सबसे पहला राजा हुआ वो है चंद्रगुप्त मौर्य। ये वंश आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे तो पूरे के पूरे 8-8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जो जिनका मौर्य प्रशासन था वो कैसे था, क्या कुछ था, वो सारा आपसे पूछा जाता है। उसके लिए मैंने अलग स्पेशल वीडियो बना रखी है, जो आप आगे क्लासेस देखोगे उनमें आपको वो वीडियो मिल जाएगी पूरी, मौर्य प्रशासन कैसा था। तो सबसे पहला राजा कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद जो राजा हुआ वो है बिंदुसार। अब आया ना नाम वही बिंदुसार। पहले वाला क्या था? बिंबिसार था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा हुआ बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा हुआ अशोक। तो इस तरीके से मौर्य साम्राज्य के ये 3 महान राजा थे। उसके बाद जो अशोक है उन्होंने क्या किया? वो बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए और जब से उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया उन्होंने लड़ाई लड़ना छोड़ दिया। पर अशोक जो है उनको कहा जाता है चक्रवर्ती सम्राट। उन्होंने पूरे चारों दिशाओं में अपना राज फैलाया था, मतलब बहुत सारे लोगों को उन्होंने जीता था। आसपास के जितने भी एरिया थे सबको अशोक ने जीत लिया था। पर क्या हुआ? बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उसने लड़ाई करना ही छोड़ दिया। उससे क्या होने लगा? जो और राजवंश थे वो उभर कर सामने आए। तो सबसे पहला चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद हुआ अशोक। अशोक के बाद भी कुछ राजा हुए हैं पर वो इतने पावरफुल नहीं थे। क्यों? क्योंकि अशोक ने अपने टाइम पर ही युद्ध लड़ना छोड़ दिया था। तो उसके जो आने वाले संतान थी वो भी युद्ध वगैरह नहीं कर पाई। और मौर्य साम्राज्य जो कि भारत का सबसे महान साम्राज्य माना जाता है, सबसे पहले राज्यों में से एक था ये मौर्य साम्राज्य है। तो ये जो साम्राज्य था ये अशोक के बाद बिल्कुल खत्म होता चला गया और एक नया वंश उभर कर आया। इनके बारे में हमें सिर्फ नाम जानने हैं, हमें राजाओं के नाम यहाँ तक पता होने चाहिए थे। उसके बाद जो वंश उभर कर आया वो है शुंग वंश। और शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने। उसके बाद कण्व नाम से राजा हुए। उसके बाद जो है बहुत सारे विदेशी राजा हुए जिसमें कि शक, कुषाण, सातवाहन ये राजा हैं। सातवाहन तो भारतीय थे, शक और कुषाण जो है वो बाहर से आए हुए थे। उसके अलावा बहुत सारे जो बैक्टीरिया है यानी यूनान है वहां से भी राजा आकर राज किया है, उनके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। तो उसके बाद ये सारा मतलब ये जो सारा टाइम चला अशोक की मृत्यु के बाद वाला, इसके बाद जो दोबारा से एक बड़ा साम्राज्य उभर कर आया था हिंदू साम्राज्य, उसके बारे में हमें पढ़ना है, वो था गुप्त साम्राज्य। तो गुप्त साम्राज्य से पहले की आप पूरी स्टोरी देखो। हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, उसके बाद ये जो छोटे मोटे राजा हुए, फिर ये जो बीच का सारा गैप है इसमें विदेशी राजाओं ने राज किया। उसके बाद आया गुप्त साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी श्रीगुप्त नाम के आदमी ने। अब इसमें 3 सबसे मेन राजा हैं। पहला है चंद्रगुप्त जो कि श्रीगुप्त के बाद हुआ। उसके बाद है समुद्रगुप्त। उसके बाद जो आएंगे वो है चंद्रगुप्त सेकंड, जिनका नाम आपने बहुत सुना होगा विक्रमादित्य नाम से, जो कि किस्से कहानियों में भी अक्सर देखते हैं। हम बचपन में भी कहानियां देखी है हमने कि विक्रमादित्य की कहानी ये किया, एक राजा था ये था। तो वो अधिकतर जिस भी विक्रमादित्य की बात होती है वो है चंद्रगुप्त सेकंड। तो सबसे पहला श्रीगुप्त है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है चंद्रगुप्त फर्स्ट, उसके बाद समुद्रगुप्त, उसके बाद है चंद्रगुप्त सेकंड। तो चंद्रगुप्त सेकंड का ही निकनेम हम कह सकते हैं विक्रमादित्य। तो इस प्रकार से जो गुप्त साम्राज्य है ये हमारे आखिरी राजवंश हुआ। इसके बाद एक हर्षवर्धन नाम से बड़े राजा हुए। उसके बाद तो भारत में हिंदू राजपाट नहीं चला। उसके बाद जो चला वो राज चला हमारा विदेशी, जो ये तुर्की आ गए थे, मुस्लिम जो राजा आ चुके थे, अटैक होने लगे थे भारत पे। तो उसके बाद मुस्लिम आए, फिर दिल्ली सुल्तान आए, मॉडर्न, हम उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में पहुंच जाते हैं। तो ये थी हमारी एंशिएंट हिस्ट्री। तो हमें दूसरे चैप्टर में सिर्फ इन राजाओं के नाम पता होने चाहिए थे, ये सारी लिस्ट हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद जो हमें पढ़ना है वो हमें मेनली पढ़ना है मौर्यों के बारे में, कि मौर्य प्रशासन क्या था, अशोक कैसा राजा था, अशोक के अभिलेख क्या थे। तो सारा हमें मौर्यों के बारे में पढ़ना है। हमें ना तो इस गुप्त वंश के बारे में पढ़ना, ना हमें ऊपर वाले वंशों के बारे में पढ़ना। इनका हमें सिर्फ इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए था कि कौन सा राजा कब हुआ और किस टाइम पर कौन सा राजवंश अस्तित्व में आया था। तो
आने वाले नेक्स्ट पार्ट में हम वो सारी चीज़ें कवर करेंगे कि कौन राजा था, कौन क्या था। तो पूरे चैप्टर को हम आने वाली वीडियोस में कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। अगर इंग्लिश आपकी सफलता की रुकावट एंड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग राइट पोजीशन रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, सो डोंट वरी, हमारा एक चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट नाम से, जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप यूट्यूब पर फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट FLUENTA INSTITUTE लिख कर भी सर्च कर सकते हो। हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल पर हम आपको स्पोकन इंग्लिश, आइल्स, PT, टोफल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफ स्किल और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोज़ देते हैं। और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे हमारे काउंसलर्स को कॉल करें और कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। लेकिन ध्यान रखना, जो ऊपर नंबर दिए गए हैं ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही मिलेंगे। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या क्वेरी के लिए आप इन नंबर पे कॉल बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड जो हमारा डिपार्टमेंट है वहीं पर आपकी बातें हो पाएंगी। और अगर आप चाहते हो सब्जेक्ट्स की PDF और कोई और इन्फॉर्मेशन, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जो कि हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च करके भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हम जितने भी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हम सभी पर अवेलेबल हैं, आप उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी सभी की वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में डाली हुई हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उनकी जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस सीक्वेंस में मिल जाएगा। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, सभी सब्जेक्ट्स हमने अलग अलग से दिए हुए हैं। तो जो हमारे चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट, वो है स्पोकन इंग्लिश के लिए। बाकी अगर आप सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस देखना चाहते हो वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, फ्लुएंटा फैमिली पर। और जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं वो सारी प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें। हमने सारी वीडियोज़ को अरेंज किया हुआ है प्रॉपरली प्लेलिस्ट के अंदर, जिनका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।